द टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ यहाँ मुस्लिम खवातीन मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि आज मुल्क की 16-17 रियासतों से तकरीबन 30 से ज़ायद मुस्लिम NGOs ने जो खवातीन के लिए काम करती हैं वो सब यहाँ इकट्ठा हुई थी और उन सब ने मिल करके तलाक़ सलासा बिल की मुखालफत की है। औरतें औरतों के मसाइल को ज़्यादा समझ सकती हैं। जो लोग मुखालफत कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि मर्द अपनी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए तलाक़ सलासा बिल की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अब औरतें भी सड़कों पर उतर गई हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इन सबको नहीं दिखाया जा रहा है। हम इन खवातीन से बातचीत करेंगे, इनकी राय जानेंगे कि तलाक़ सलासा बिल पर आपकी क्या राय है। मैं आप ये बताइए कि हुकूमत ये कह रही है कि 3 तलाक के नाम पर औरतों पर जुल्म किया जाता है और इस बिल के आ जाने के बाद औरतों को फायदा होगा। और इनमें सबसे सीनियर यहाँ एडवोकेट करने वाला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, तो हम इनकी राय पहले लेंगे कि इस बिल पर इनकी क्या राय है। ये बिल पास होने के बाद औरतों को कुछ उसमें सुकून नहीं आएगा। मुसलमान औरतों को और भी प्रॉब्लम्स खड़ा हो सकते हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि एक शौहर को जेल में बंद करने के बाद वो औरत का, वो फैमिली का क्या हो जाएगा, वो शादी का क्या हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो कोई मैरिज में प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके लिए काउंसलिंग होना चाहिए, उसका दुरुस्ती होना चाहिए। और अगर दोनों चाहते हैं वो अलग हो सकते, नहीं तो दोनों चाहते तो अच्छे से रह सकते। उसमें क्रिमिनलाइजेशन करके औरत को पूरी। डॉक्टर मंजबिन नाज, आपका इस बिल के बारे में क्या कहना है? बीइंग अ वुमेन, पहले तो ये कहूँगी कि आज से पहले ऐसा कभी, इस केस से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत रेयर केस में हुआ होगा, शायद मुझे याद नहीं है कि मुस्लिम औरतें इस तरीके से सड़क पे आए, रोड पे आए, नाराबाजी करें। ये किसी भी मर्द को पसंद नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म से ले, उनकी घर की औरतें आके ना। और गवर्नमेंट ने इस कदर मजबूर कर दिया है कि उन्हें सड़क पे आना पड़ रहा है, रोड पे आना पड़ रहा है, इस तरह के प्रोग्राम में आना पड़ रहा है, टीवी चैनल्स पे आना पड़ रहा है। ये सबसे जो ज़्यादा बुरी हम लोगों के साथ बात हुई है कि हम इस फ्रंट में आकर के अपना फेस फॉरवर्ड, अपनी आवाज़ सुनानी पड़ रही है। ये चीज़ हमारा ओपन हो रहा है, ये हमारी तरक्की नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, बोर्ड के कोई कन्वेनर है यहाँ जो रुकन हो? यहाँ पे सारे बोर्ड जाना है, सब बोर्ड के रुकन है। अच्छा, मैं जा सकती हूँ। कौन है बोर्ड की? ये भी है आपने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में औरतों के हक में कोई इक़दाम नहीं किया। मतलब ये आप नहीं मानते कि जो शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है उस पर कोई सजा होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किया कभी? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बोर्ड ने कोई इक़दाम नहीं किया। बोर्ड तो हमारा मुहाफ़िज़ है, न सिर्फ हमारी शरीयत का बल्कि हमारे वजूद का, हमारी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है। वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। वो एक ऐसी पोजीशन में है इस वक्त कि वो जानते हैं कि इट्स नॉट अ क्रिमिनल एक्ट एंड इट कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज, बट स्टिल थोड़ी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में बोर्ड अपनी कौम के मर्दों को किस तरह दे दे, किस तरह भरोसा करे। अब बोर्ड तो अपने पास कोई कानूनी ताकत रखता नहीं है कि वो खुद कोई कोड़े लगाएगा। मतलब बोर्ड ने इससे पहले हुकूमत से कभी अपील नहीं की कि जो मर्द 3 तलाक एक साथ देता है उसको सजा दी जाए, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से भी साबित है कि कोड़े लगाए गए थे। ये जो आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोट कर रहे हैं, इसमें आप पहले ये जान लें कि उस वक्त सिर्फ प्रिमिटिव सिविलाइजेशन था, लॉ को कोडिफाई किया नहीं गया था, सिर्फ लॉ था, क्राइम और सिविल नहीं कहा गया था। जब ये सेंचुरीज आगे बढ़ना शुरू हो गई, सिविल को सिर्फ अफेंस कहा जाता है या फिर रॉन्ग कहा जाता है, क्राइम को पनिशेबल कहा जाता है। इस बात को आप समझ लें। आप डायरेक्ट उठा के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ले जाएंगे तो हम खुशी ये तस्लीम करेंगे कि अगर हुकूमत हमारी पूरी शरीयत को नाफिज करना चाहती है, कोई भी नाम रख ले, हमें एतराज नहीं है, पूरे नाफिज कर। इसके बाद देखें कि हम चैलेंज करेंगे, कहीं भी रेप नहीं होगा, कहीं भी मर्डर नहीं होगा, कहीं भी किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि जो हुकूमत पूरे शान से इस पूरे इस्लामी शरीयत को नाफिज करके देखे हिंदुस्तान में, और उसके बाद बताएं कि कहाँ पे गुनाह हो रहा है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऑन द कॉन्टेक्स्ट लेके बात करना गलत है। आपके वक्त में जो हालात थे उन्होंने किया, आज के जो हालात है उस हालात के तहत हम पूरे मुसलमान खवातीन इस बिल के खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है क्योंकि एक कॉग्निजेबल बना जा रहा है, इसे नॉन अवेलेबल बनाया जा रहा है। किस बेसिस पे?
क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मुस्लिम शादी ऐसी है कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि औरतों पर मर्द अपना तसल्लुत रखते हैं, ये कह करके कि अगर तुम हमारी ताबेदारी नहीं करोगे तो हम तुम्हें तलाक दे करके घर से निकाल देंगे, और औरतों पर ये खौफ सवार रहता है। इस बिल के जरिए से औरतों पर जो खौफ सवार रहता है वो खत्म हो जाएगा। आप इसका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये जो नौटंकी कहूंगी मैं तो इसको, ये दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट। कहीं इस्लाम में जुल्म नहीं है। जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं औरत को, वो किसी मजहब ने नहीं दिए। सेपरेशन की औरतें घूमती फिर रही हैं, इधर में ना उधर में है, और तलाक के बाद कम से कम जीने का हक तो होता है। किसी को जलाया नहीं जाता, किसी को फुकाया नहीं जाता, किसी को तंदूर में रोस्ट नहीं किया जाता। इस्लाम हक के लिए उठा है और हक के लिए रहेगा। ये पॉलिटिकल तमाशा है, ये इस्लामिक फोबिया है जो अपनी नाकाम 4 साल की हुकूमत को या इस तरीके से लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तमाशा है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। अगर ऐसा होता, औरतों के साथ जुल्म होता, तो इतनी औरतें आपको अलग अलग पूरे हिंदुस्तान से उसकी मुखालफत में नहीं आती। अच्छा, एक एतराज बहुत ज्यादा ये किया जाता है कि दारुल क़ज़ा का क़याम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं है, या जो उलमा हैं, जो अकाबरीन हैं, जो मौलाना लोग हैं, वो तलाक के मसले पर कभी बताते नहीं हैं। न खुला के बारे में बताते हैं तो बताते हैं कि मर्दों को तलाक देने का इख्तियार है, ये नहीं बताते हैं कि औरतों को भी खुला लेने का हक है, या फस्ख़ निकाह है, या तलाक़ तफ़वीज़ है। नहीं, ये बात सबको बहुत अच्छे से पता है कि मर्दों को अगर तलाक का हक है तो औरतों को खुला की इजाज़त दी गई है। और आपके नॉलेज में मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल गलत बात है कि उलमा ने तलाक को या खुला को नहीं बताया है, क्योंकि मैं भोपाल से हूँ और भोपाल में दारुल क़ज़ा के केस तलाक से ज़्यादा खुला के हैं कि हमारे यहाँ औरत खुला लेने आई तो उसे खुला मिली। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक खुला मुजाहरा है कि तलाक कम हुई है, खुला ज़्यादा हुई है। तो ऐसा नहीं है कि औरतें इस बात को नहीं जानती, औरतें बखूबी जानती हैं। आपके पास वो गलत लोग आते हैं जो शरीयत को सही तरीके से नहीं जानते हैं। और आपने अभी ये कहा कि बोर्ड ने अगर कोई ख्वातीन के लिए, तलाकशुदा ख्वातीन के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो ये बात इसलिए गलत साबित होती है कि हमारे यहाँ तलाक प्रैक्टिस में है ही नहीं। तो इसकी तरफ हम सोचा ही नहीं गया कि जैसे एक प्रोपेगेंडा जो गवर्नमेंट ने बनाया है कि ख्वातीन परेशान है, ख्वातीन तलाक के खुलासा से परेशान है, या उनको मर्द तलाक दे देता है। तो ऐसा कहीं नहीं होता। एक छोटी सी रोटी जलने पे या चाय के खराब बनने पे औरत को उठाया और तलाक दे दी, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये एक बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है जो तलाक होने कहानी। अच्छा, ऐसा है, मेरे पास मुंबई से एक सेकंड, एक बात हम कहना चाहते हैं कि बोर्ड ने अब तक कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बोर्ड कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, नहीं लेना चाहिए एज अ गुड सिटीजन। बोर्ड ने सोशल रिफॉर्म की कोशिश की है, सोशल बाइकॉट का ऐलान किया है कि जो मुसलमान मर्द अपनी एतराज इस बात पर है कि आज कानून आया तो बोर्ड ने तस्लीम किया। बोर्ड का ये मुतालबा है कि उस कानून में कुछ तरमीम किया जाए। आवाम का ये कहना है कि पहले ही बोर्ड ने क्यों आगे बढ़कर नहीं कहा कि जो लोग 3 तलाक देते हैं उससे 1 साल की, इस तरह की कोई भी सिविल एक्ट के तहत ही सजा दी जाए। बोर्ड की तरफ से ऐसी पहल नहीं हुई। हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमान साहब ने कहा था, जब ये बिल इस तरह की बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देगा तो उसे सामाजिक बाइकॉट करें। तो अब इससे ज्यादा क्या ले सकते? नहीं, हुकूमत से उन्होंने मुतालबा नहीं किया कि हुकूमत सजा दे। किसी बात का तो हमने आपको जवाब दिया पहले। इस हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे कि हमारे मर्दों को सजा दे, वो तो तैयार बैठी है, और हम अपने मर्दों को उनके हाथ में देने के लिए तैयार नहीं। सुनिए, देखिए, हमको अगर से जो भी रिफॉर्म का काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हो रहा है, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है, मीडिया दिखा नहीं दे रही है। हमारे अंदर काम हो रहा है और हम लोग पूरा स्ट्रांगली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई ये हक नहीं रखता कि अल्लाह ने जिस कानून को नहीं बनाया है, अल्लाह ने मर्द को कोई पनिशमेंट अपनी तरफ से नहीं दिया है, तो हम कहाँ पनिशमेंट देने वाले हैं? नाज़रीन, ये खवातीन है जो सब कह रही है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर हाल में साथ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लाह मुआशरा का काम किया है और हुकूमत का जो हम लोग शरीयत के साथ हैं, शरीयत के साथ हैं, और शरीयत की नुमाइंदगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है और हम हिफाजत करना चाहते हैं, खुद हिफाजत करना चाह रहे हैं। लेकिन एक सवाल आप सबसे मेरा ये है कि जिस औरत को या जिस खातून को तलाक हो जाती है तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। मुंबई से मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया अभी इशरत जहाँ की स्टोरी करने के बाद, और उसने कहा मेरे शौहर ने मुझे
बीवी पैदा होने सॉरी बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक दे दिया है, और मैंने बोर्ड की क्या कहते हैं कि खवातीन विंग की सरबराह सराब्ता के दारुल क़ज़ा सराब्ता के सब ने कहा कि तलाक हो गई, तो अब मैं क्या करूँ? दूसरे शौहर पर मुझे एतमाद नहीं है, दूसरी शादी करूँ, हो सकता है वो भी मुझे तलाक दे दे, क्या होगा? ये देखिए तलाक का इश्यू नहीं है, अगर से वो तलाक ना दे तो वो डिवोर्स दे देगा। आप कई दूसरे कम्युनिटी की लेडीज को देखिए जिनके हस्बैंड, ये तो अच्छी बात है कि उसने तलाक देकर छोड़ दिया उस औरत को, अगर से उनके पास तलाक का राइट नहीं होता, हक नहीं दिया जाता तो वो मार देता। जिस तरीके से दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ होता है, औरतों के साथ होता है कि वो अगर से 1 से 4 लड़की को पैदा कर दे तो उनको जिंदा जलाया जाता है। आप देखिए कहीं भी नहीं सुने होंगे आप, जी हाँ, बच्चियों को गाड़ दिया जाता है जिंदा दफन, और कहीं नहीं सुने होंगे आप ये कि कोई सास मरी है, वो भी देख लो, कभी ना कभी अखबार में आ ही जाता है कि नवजात शिशु। आप कहीं भी नहीं सुनेंगे कि कोई सास मरी है, वो भी यानी गैस का सिलेंडर फटकर या फिर मिट्टी के तेल से फटकर। हर बार बहू ही जलती है, हर बार बहू ही मरती है, क्यों? ये तो इसी तरीके के या उनके पास कोई हक नहीं है, उनके लिए आसानी नहीं है वहाँ के आदमियों के लिए कि वो औरत को छोड़ दे, इसलिए वो औरत को मार देते हैं। उसको तो बहुत खुश होना चाहिए कि उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, और ऐसे हस्बैंड के साथ वो क्यों रहेगी जो वो खुद पसंद नहीं करता कि वो औरत पैदा करने के बाद में उसके वजूद को पसंद ना करे। तो उसके पास तो खुद इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमारे पास, हम मुसलमान औरतों के पास सबसे बड़ी चीज़ वो है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, हम मुसलमान औरतें देखिए जब जाती है शादी कर तो हमारे नामों के बाद हम अपने शोहर का नाम नहीं लगाती, हम अपने बाप का ही नाम अपने साथ लेकर चलती है। अगर से हमको डिवोर्स हो गया या हमको तलाक दे दी गई तो इसका ये मतलब नहीं कि हम वापस घर को लौट कर नहीं आएंगे, फिर हम हो जाते हैं अपने बाप और अपने भाई के जिम्मे। हम उनकी जिम्मेदारी है, शरीयत ने उन पर हमारी जिम्मेदारी डाली है। हमको किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया, हम खुद एक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम इस चीज़ के ऊपर बहुत गुरूर और तकब्बुर करते हैं कि हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं देना है, जो देना है अकाउंटेबिलिटी मर्द हजरात को देना है। ये बताइए आप लोग कि अगर किसी खातून को तलाक हो जाती है, उसके वालिदैन भी नहीं है, तो उसके खर्चात कैसे पूरे होंगे? रिश्तेदार हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, और इस मुल्क में जब से आज़ादी हुई है जो नारी शक्ति और नारी बचाओ के बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। तो क्या हिंदुस्तान इतना कमज़ोर है कि उसमें एक औरत को तलाक हो जाएगी तो वो औरत कमज़ोर मानी जाएगी? आप तो वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान काम कर रहा है, तो एक औरत तलाक से क्यों कमज़ोर हो? गवर्नमेंट भी तो जॉब दे रही है, तलाक से क्यों कमज़ोर हो? गवर्नमेंट जॉब औरत को पावर दे, गवर्नमेंट पावर दे कि वो तलाक, एक छोटी तलाक से औरत कमज़ोर हो जाएगी। ये नारी शक्ति का उदाहरण है। ये जो आपने बात पूछा कि अगर तलाक दे दे तो क्या करें, तो मैं ये कहती हूँ कि गवर्नमेंट, इसका मतलब है हमें ये साबित करना चाहती है कि हम अपाहिज हैं, अपंग हैं, आई कांट डू एनीथिंग विदाउट मेल पर्सन। नहीं, ऐसा नहीं लगता आपको गवर्नमेंट कोई फंड जारी करे या जो हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड है, वो कोई फंड जारी करे ऐसे लोगों के लिए? अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही कहूँगी कि वो हमें इतना एजुकेशन दे, इस काबिल बनाए कि 10 मर्द को हम अकेले पाल सके, हमें कोई पालने वाला ना हो। ये जो जवाब है, देखिए तलाक के सिलसिले में अगर किसी का शौहर उसे तलाक दे देता है तो आप कह रहे हैं कि उसकी जो है मेंटेनेंस का क्या होगा बाद में, तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि इस्लाम ने, शरीयत ने उस औरत को जिसको तलाक मिली है, उस मुतल्लिका से ये कहा गया है कि इद्दत गुजरने के फौरन बाद वो खुद भी इंतजाम करे, वो नहीं कर सकती है तो उसके रिश्तेदार और उसके खानदान के बड़े लोग, बुजुर्ग सामने आएंगे और निकाह सानी कर दिया जाएगा। उसको जरूरत नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाने की। नहीं, हिंदुस्तान में निकाह सानी का रिवाज बहुत कम है, हम उसे भी फैलाएंगे। रिश्तेदार भी नहीं है तो कैसे हम उसे भी प्रैक्टिस फैलाएंगे। वो इस काबिल भी नहीं, मुस्लिम सोसाइटी की तो जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि उसके मुस्लिम बाद सोसाइटी देखिए, या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को फंड जारी करे? उसके बाद देखिए, उसके बाद भी है कि अगर खानदान में भी कोई नहीं है, निकाह सानी भी नहीं हो पा रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हिंदुस्तान के अंदर भूखी नहीं रहेगी, मुस्लिम तंजीमें आगे आएंगी। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग इतनी बड़ी तहरीक चला रही है, आप लोग एक और काम ये करें इसमें कि हम लोग फंड कायम करते हैं, ऐसी जो हमारी बहनें होगी की मदद करें।
हमको फंड नहीं दिलवाना है, हमको तो उसको निकाय सानी करवाना है। और कई सारे हमारे फंड पे फंड हमारे पास शरिया है जो कि हर एक चीज को एक साथ लेकर के जहाँ जिस तरह की प्रॉब्लम होते हैं उस तरीके से जैसे आपने पूछा कि अगर किसी औरत के ना खानदान वाले हो ना कहीं हो यतीम हो तो उसको कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे तंजीम है इमाम शरिया, इदारे शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर चीजें हैं जो इनका हम लोग करते हैं। अच्छा मैम से एक सवाल करते हैं काफी देर से। जी मैम, ये कुछ लोगों का एतराज है कि इस्लाम में जेंडर जस्टिस नहीं है, ये है कि तलाक देने का इख्तियार मर्दों को दिया गया, औरतों को नहीं दिया गया। आप क्या ऐसा है कि आपका जो सवाल है ये इससे मैं गलत है और ये भी है, औरत को अगर बड़ा तलाक नहीं दे रहा है तो वो खुला के लिए अप्लाई कर सकती है। और एक बात मैं इस चैनल से ये कहना चाहूँगी कि राज ठाकरे साहब ने जब ये ट्रिपल तलाक की नौटंकी शुरू हुई, अलग ऐलान उन्होंने ये कहा है कि अगर हिंदुस्तान की महिलाओं को इंसाफ दिलाना है तो इस्लामिक कानून लागू करो। अब मैं क्या करूँ कि उनकी जबान कुछ कहती है, अमल कुछ करती है ये सरकार। ये सिर्फ पॉलिटिकल नाटक है बेटा और कुछ भी नहीं है। ये मुसलमानों को मानने की बात है कि ये लोग इस्लाम में आ जाएं और इनको हम आतंकवादी डिक्लेयर कर दें। हर बुर्का आतंकवादी है, हर दाढ़ी वाला आतंकवादी है, हर शेरवानी वाला आतंकवादी है। ये हिंदुस्तान किधर जा रहा है 4 साल में आपने देख लिया हर फील्ड में। ये अच्छा एक सवाल है ज़ेर बहस है कि कहा जाता है तलाक के जितने केसेस आए हैं या टीवी चैनलों पर जिन लोगों की खबरें चलती है उसमें सिर्फ औरतों को सामने लाया जाता है, उनके मर्दों से नहीं पूछा जाता है कि किस वजह से उसको तलाक हुई, किस वजह से उसने तलाक दी। सिर्फ ये कहा जाता है कि उसको 3 तलाक हो गए, घर से निकाल दिया गया। आप लोगों को अपने तजर्बा की रोशनी में, आप समाज में रहती हैं, सोसाइटी में रहती हैं, तलाक के जो वाक़यात पेश आते हैं जितने भी पेश आए हो तो उसमें ज़्यादातर जिम्मेदारी किसकी होती है, यानी किसका ज़्यादा कसूर होता है तलाक के वाक़ये? वीडियो दे दीजिएगा, ठीक है। तलाक देने में सिर्फ मर्द का ही कसूर नहीं होता, इसमें औरत और मर्द दोनों का कसूर होता है और समाज के ढांचे का, जिस तरह का ढांचा बना हुआ है थोड़ी थोड़ी बातों पर ही तलाक नहीं होती। बहुत मेजर केसेस इसके पीछे होते हैं जिसकी वजह से तलाक होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे प्रधानमंत्री हमारी मुस्लिम महिलाओं की इतना बड़ा सपोर्टर है तो वो क्यों नहीं सच्चर कमेटी और नाथन मिश्रा की रिपोर्ट को देखते हुए हमारे समाज की सलाहियत के लिए कुछ काम करें, हमारे नौजवान को नौकरी दे, हमारी बच्चियों को शिक्षा दे। मैं 300 गांव में काम करती हूँ और वहाँ मैं देखती हूँ कि बीपीएल रेखा में आने से पहले ही रोक दिया जाता है, मुस्लिम महिलाओं का नाम नहीं होता, वृद्धा पेंशन मुस्लिम महिलाओं को नहीं दिया जाती। वृद्धा पेंशन की जहाँ तक बात आती है वहाँ मुस्लिम महिलाएं शामिल नहीं होती। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की कहाँ जाते हैं वो ईमान और धर्म और मोहब्बत और प्यार सब कहाँ चला जाता है? इट्स ऑल आई थिंक सियासत, ये सियासत हो रही है और इसके सिवा कुछ नहीं है। ट्रिपल तलाक जो भी होता है वो फ्रस्ट्रेशन में होता है। फ्रस्ट्रेशन और ट्रिपल तलाक देने वाले कौन लोग हैं? जो कि बीपीएल केस में आते हैं, वो बाहर से आते हैं थके हुए, उनकी वाइफ का डिमांड होता है, वो बेचारी डिमांड करते हैं, ये फ्रस्ट्रेट होते हैं और गुस्से में देते हैं डिवोर्स। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि वो फ्रस्ट्रेशन ना पैदा करने दे, उन्हें एम्प्लॉय करे, उनको नौकरी दे, उनको इस तरह दे, तो अपने घर रोजगार दीजिए। क्योंकि हमने जो सर्वे किया है जिनका आप बात करते तलाक दे दे तलाक दे दे, वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के देते हैं क्योंकि वो बाहर से थके हुए आते हैं, उनकी वाइफ घर में आके डिमांड करती है, वो उसको पूरा नहीं कर पाती। अगर कोई ये करके वाकई में जिसके साथ हम लोगों ने देखा जिसके साथ ये केस हो रहा है, वाकई में उनके साथ यही हो रहा है कि उनके हस्बैंड ने फ्रस्ट्रेशन में आगे क्या वो डिमांड करी, उनको बाहर में जॉब नहीं मिल रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन में देते हैं। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमारे मर्दों को इस तरह की नौकरी दे जो अपने वाइफ की डिमांड को पूरा करे। अच्छा ये बताइए, आप लोग बोलेंगे? मैं एक बात बोलना चाहूँगी जी, इधर आगे आइए। आगे जो है औरतों के केसेस में प्रोजेक्ट करते हैं कि इसको 3 तलाक दी गई, उस वक्त में उस औरत के शौहर को बुलाकर क्यों नहीं पूछा जाता कि किस वजह से तुमने इस औरत को तलाक दी? ये वजह मालूम करने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करती? तो सिर्फ तलाक दे दिया कह के बहुत खुश होते हैं कि इस औरत को बता दिया, उस औरत का नाम ले लिया। वाकई वो केस सही है और इसमें कितनी सच्चाई मौजूद है और वाकई किस हालत में तलाक दी गई, तलाक भी हुई है नहीं हुई है, ये बातों को सही तरह से समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि तलाक के लिए सिर्फ औरतें जिम्मेदार नहीं हो, सिर्फ मर्द जिम्मेदार नहीं होते बल्कि औरतें भी जिम्मेदार होती है। और मैं भी एक वाक़या सुनाऊं कि अभी मेरे पास भोपाल से एक साहब का फ़ोन आया, वो कह रहे थे कि मैं सऊदी अरब में रह रहा था, 1 लाख से ज़्यादा मेरी सैलरी थी, मैंने 2 हज की अपनी बीवी के साथ। 2014 में मेरी किडनी फेल हो गई, उसके बाद मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई है।
और कई केसेस मुझ पर उसने लगा रखे हैं, 20 लाख रुपए का मुतालबा कर रही है, तलाक चाह रही है। तो क्या ऐसा वाकई है, उसकी बात सच है, इस तरह होता है? क्या कहेंगे आप इस बात? जो बातें होते हैं और जो टीवी में जो बताया जाता है, ओके, यहाँ पर है ना कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आप है ना दोनों को बुलाना चाहिए और दोनों का वर्जन सुनना चाहिए। ओके, खाली एक औरत की सुन रहे हैं आप या खाली एक मर्द का सुन रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। बीइंग अ वुमन माई सेल्फ आई विल नेवर लाइक इट कि मेरा आप सिंपैथी गेन करने के लिए ओ ये औरत के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, आप वहाँ पर दोनों को बुलाएं, दोनों के खानदान को भी बुलाएं और सच्चाई जानें। उसके बाद आप फैसला करें कि आदमी की गलती थी या औरत की गलती है। और टीवी में जो प्रोजेक्ट करते हैं एक मीडिया होता है, ओके, जो हाइप करते हैं या पॉलिटिकल दबाव होता है, और वहाँ पर क्या होता है जो आपको बताना चाह रहे हैं वही बताया जाएगा, ओके, और बाकी की थोड़ी चीज़ों को हाइड कर देते हैं, ओके, चाहे वो आपके रेट्स हाई करने के लिए हो या आपका टीवी चैनल बढ़ाने के लिए हो, आई डू नॉट नो। लेकिन वहाँ पर जो होते हैं प्रॉपर स्कॉलर्स नहीं होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको जानकारी होती है वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ओके। तो यहाँ पर ये लोग आके बयानबाजी कर देते हैं, संजीदगी से कोई वहाँ पर बहस नहीं होती है, और लोग को तो शरिया क्या है, तलाक क्या है, डेटा क्या है, कुछ पता नहीं है, बिल किस तरह से हानिकार है वो तक पता नहीं है, और आप वहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। सो दिस हैज टू बी एनालाइज्ड। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में हमने इनसे बहुत सारे सवाल किए और सबने इसका मुनासिब जवाब दिया। खासतौर से जो बात ये थी कि लोगों कि हम शरीयत के साथ हर हाल में खुश हैं, इस्लाम से बेहतर कोई और कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की क़यादत हमारे लिए बेहतर काम कर रही है। जो कहा कि इख्तिलाफी मसाइल, उसमें भी लोगों ने कहा कि डिफरेंट थॉट है और वो बेहतर है कि मुख्तलिफ मसाइल हो और उससे ही वही ख़वातीन की अहमियत बेहतर है। और आखिर में तो बात हम और इनसे पूछ लेते हैं, बात बस एक आखिरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज ये बेचारी का जो लेबल हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस लेबल ऑफ बेचारीज। We are not becharis. We are very strong Muslim women, proud Muslim women, and we can never be becharis. अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत प्यारी शरीयत बनाई है, बहुत प्रोटेक्शन, और अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर भी दिए हैं, तो हम कभी इंशाल्लाह बेचारे ना हुए, ना हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबने हमें ज्वाइन किया, हमारे सवाल का जवाब दिया और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए आपने अपना कीमती वक्त फारग किया। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम बताते हैं कि आज मुल्क के 16-17 रियासतों से खवातीन एनजीओ खवातीन के लिए काम करती है, वो सब उनकी लीडर से यहाँ जमा हुई और सबने एक जुबान होकर तलाक़ बिल की मुखालफत की और हुकूमत से कहा कि शरीयत हमारी पसंद है, हमारी मजबूरी नहीं है, हुकूमत किसी तरह की कोई मुदाखलत न करे। और ये पूरा प्रोग्राम आपने देखा मोहम्मद अनसर आफाफ के ताउन से, उन्होंने कैमरामैन के फराइज अंजाम दिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, फिर मुलाकात हुई एक नए प्रोग्राम में।